बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आई होप दैट यू विल बी फाइन। ऐसे हंसते मुस्कुराते स्टूडेंट रहें और अच्छे तरीके से तैयारी करें। स्टूडेंट, आज हमने फर्स्ट ईयर क्लास का लेक्चर है जिसमें हमने ये प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गुमेंट्स की स्टडी करनी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। स्टूडेंट्स इसको स्किप कर देते हैं, छोड़ देते हैं। बच्चों, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आपने छोड़ना नहीं है। इस तरह के एमसीक्यूज एंट्री में पूछे जा सकते हैं, बोर्ड में इसके एमसीक्यूज आ सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, तो बहुत ही आसान तरीके से आपको समझ आऊगा। इससे प्रीवियस लेक्चर का भी अगर हम थोड़ा सा गौर करें तो उधर हमने क्या स्टडी की है, उसमें मैंने आपको बताया कि एक पोलर फॉर्म को चारों क्वाड्रेंट्स के ऊपर कैसे हम उसका आर्गुमेंट्स फाइंड कर सकते हैं और पोलर फॉर्म को कैसे फाइंड करते हैं। उसमें फिर हमने ये भी उसमें देखा था कि आर जो होता है वो क्या होता है। आर हमारे पास मॉडुलस ऑफ जेड के इक्वल होता है। इन चीजों के ऊपर हमारी डिटेल से डिस्कशन थी। अब हम आगे चलते हैं, आर्गुमेंट्स की प्रॉपर्टीज समझते हैं। बहुत आसान प्रॉपर्टीज है, कैसे हम छोड़ सकते हैं, आसान चीजें उनको हम अच्छे तरीके से समझते हैं। इसके लिए मैं दो पॉइंट्स के ऊपर डिटेल से बात करता हूं। फर्स्ट पॉइंट है मॉडुलस ऑफ Z1 Z2 इक्वल मॉडुलस ऑफ Z1 इंटू मॉडुलस ऑफ Z2। पॉइंट नंबर 2, आर्गुमेंट्स ऑफ Z1 इंटू Z2 किसके इक्वल होता है, इज इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z2। अब इन दोनों चीजों को समझने के लिए हम दो पोलर फॉर्म्स लेते हैं। Z1 इक्वल R1 cos थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1। आगे मॉडुलस फिर फाइंड कर देंगे, फिर इसका आर फाइंड करते हैं। तो पहले Z2 लिखें, R2 cos थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2। चले, अब स्टूडेंट मुझे बताएं मॉडुलस ऑफ Z1 किसके इक्वल होता है। डेफिनेटली ये बात रिवाइज करने का मेरा मेन मतलब ये था कि आप बता सकें आसानी से। फिर ये R1 की इक्वल है, तो क्योंकि जब इसका मॉडुलस लेते हैं तो ये cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, तो इसलिए R बच जाएगा। ठीक है, तो मॉडुलस ऑफ Z1 इक्वल R1। इसी ही तरह जब हम R2 को देखेंगे तो मॉडुलस ऑफ Z2 पूछूं मैं किसके इक्वल है, व्हाट इज मॉडुलस ऑफ Z2 इज इक्वल टू R2। ये बात आपने समझने ली है। अब इससे थोड़ा सा आगे चलते हैं, अब आर्गुमेंट्स की बात करते हैं। इधर थीटा जो भी होता है ये आर्गुमेंट होता है, आर्गुमेंट जिसे एम्पलीट्यूड भी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब आपसे ये क्वेश्चन है आर्गुमेंट ऑफ Z1 बताओ, वो मैंने बता दिया थीटा 1। इसी ही तरह नीचे देखें आर्गुमेंट्स ऑफ Z2 क्या होगा, डेफिनेटली ये थीटा 2 को होगा। अब देखिए, अब मैं आपसे कहता हूं कि थीटा 1 और थीटा 2 की मल्टीप्लीकेशन बताएं कि ये क्या होगी। जब पोलर फॉर्म को मल्टीप्लाई करते हैं तो इसमें डायरेक्टली ये रिजल्ट याद रखें, R1 को R2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये R1 R2 आ जाएगा। अब ब्रैकेट में कुछ इस तरह होगा, जब इसका डिटेल से आप प्रोसेस करते हैं ना तो ये cos थीटा अल्फा प्लस बीटा या अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला बनता है। तो इसमें वैसे डेफिनेटली बात याद रख लें कि अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला बनेगा। तो थीटा 1 प्लस थीटा 2 लिखा जाएगा प्लस आयोटा साइन। इसी तरह ये एंगल भी थीटा 1 प्लस थीटा 2 लिखा जाएगा, ब्रैकेट क्लोज। ये Z1 और Z2 की मल्टीप्लीकेशन का रिजल्ट है। ठीक है, अगर इधर डिवीजन हो तो फिर इधर भी नेगेटिव आ जाएगा, इधर भी नेगेटिव आ जाएगा। चले, वो अगली प्रॉपर्टी पे हम जब पहुंचेंगे फिर हम बात करते हैं उधर जाके। अब ये देखिएगा, अगर मैं आपसे पूछूं Z1 और Z2 का मॉडुलस बताओ, आप मुझे क्या बताएंगे, Z1 और Z2 का मॉडुलस इज इक्वल टू, जैसे ये Z1 का मॉडुलस स्टूडेंट R1 था ना, Z2 का मॉडुलस R2 है, ये आपके सामने, तो इधर का R1 और R2 होता है, R1 और R2 इक्वल। अब R1 की वैल्यू क्या है आपके पास, मॉडुलस Z1। आगे R2 किसके इक्वल है, मॉडुलस ऑफ Z2। आई थिंक ये जो पॉइंट फर्स्ट पॉइंट है आप क्लियर कर चुके हैं, ये प्रूफ हो गया।
ठीक है, अब बात करते हैं हम इसकी। अब मैं पूछता हूं Z1 और Z2 का आर्गुमेंट बताएं। आर्गुमेंट ऑफ ये जो Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई किया ना, तो ये Z1 Z2 की इक्वेशन है, ठीक है, पोलर फॉर्म है। आर्गुमेंट ऑफ Z1 Z2 ये किसके इक्वल होगा? θ1 प्लस θ2। तो इधर हम लिखेंगे θ1 प्लस θ2। तो इसके साथ ही θ1 किसके इक्वल है? आर्गुमेंट ऑफ Z1, आर्गुमेंट ऑफ Z1 प्लस θ2 किसके इक्वल है? आर्गुमेंट ऑफ Z2। आई थिंक क्लियर 2 पॉइंट्स, ठीक है। इसके बाद एक एग्जांपल लेते हैं। अगर इस तरह एक क्वेश्चन आ जाता है, एमसीक्यूज आपसे वो पूछ लेता है कि आपके पास ये दो पोलर फॉर्म्स है, Z1, पहले हम कंप्लेक्स फॉर्म ले लेते हैं ना, फिर उसकी पोलर फॉर्म बनाते हैं। Z1 वो कहता है 1 प्लस आयोटा, और Z2 आपको कहता है 1 प्लस √3 आयोटा। तो इनके आर्गुमेंट्स बताएं, Z1 और Z2 के आर्गुमेंट बताने आप। आर्गुमेंट ऑफ Z1 Z2 बताना आपको। ये क्वेश्चन है मेरा कि Z1 ये हो, Z2 ये हो, आर्गुमेंट ऑफ Z1 Z2 बताओ। इसका मतलब ये है कि आपने आर्गुमेंट ऑफ Z1 निकालना है, आर्गुमेंट ऑफ Z2 निकालना है, ठीक है। तो जब दोनों आ जाएंगे उनको प्लस कर देना। हम दोनों का आर्गुमेंट निकालते हैं। आर्गुमेंट ऑफ Z1, इसको फाइंड करने का तरीका हमने ये पहले लिया हुआ है कि y/x इमेजिनरी पार्ट डिवाइडेड बाय रियल पार्ट। तो इसमें देखते हैं हम, हमारे पास आंसर क्या आता है? रियल भी 1 है, इमेजिनरी पार्ट भी 1 है, 1/1। तो आर्गुमेंट ऑफ Z1 θ1 भी इसे कह सकते हैं ना, θ1 भी कह सकते हैं, θ1 आर्गुमेंट ऑफ Z1। तो ये बात तो फिक्स है बच्चों कि जो हमारे पास थीटा होता है ना, एंगल होता है, वही आर्गुमेंट है, ठीक है। ये मैंने लिख भी दिया है कि थीटा जो एंगल है वही आर्गुमेंट होता है, उस एम्पलीट्यूड जो होता है। तो इसका क्या आएगा? tan इनवर्स 1/1 होता तो 45 डिग्री आ गया। अब इधर आ जाए, आर्गुमेंट ऑफ Z2, ये हम देखते हैं क्या है। इसके ऊपर भी वही बात, tan इनवर्स y/x, मगर मैं डायरेक्टली y पुट करता हूं, √3, और x हमारे पास 1, तो tan इनवर्स √3 क्या होता है? इसकी वैल्यू क्या होती है? 60 डिग्री। तो अब क्वेश्चन क्या है? आर्गुमेंट ऑफ Z1 Z2 देखें। अब इधर ही हम लेके आते हैं आर्गुमेंट ऑफ Z1 Z2। ये बात अभी हम प्रॉपर्टी प्रूफ कर चुके हैं। आर्गुमेंट ऑफ Z1 Z2 किसके इक्वल है? आर्गुमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z2। चले इधर वैल्यू पुट करते हैं, इधर से देख के इधर वैल्यू पुट कर। आर्गुमेंट ऑफ Z1 किसके इक्वल है? आर्गुमेंट ऑफ Z1 45 डिग्री, और आर्गुमेंट ऑफ Z2 60 डिग्री, तो इक्वल 105। ये तरीकाकार है। इसमें हमने ये क्वेश्चन समझ लिया कि बेटा एंट्री पे भी क्वेश्चन आ सकता है कि जब आर्गुमेंट ऑफ Z1 Z2 की वैल्यू फाइंड करें, तो इसमें Z1 ये है, Z2 ये है, तो आपने आर्गुमेंट ऑफ Z1 निकालना है, θ1 निकालना है, θ2 निकालना है, उन दोनों को ऐड कर देना। तो ये हमारे पास आर्गुमेंट ऑफ Z1 जब Z2 को मल्टीप्लाई करते हैं उसका आर्गुमेंट 105, ठीक है। तो ये पॉइंट मुझे उम्मीद है कि अब अच्छे तरीके से समझ चुके हैं, ठीक है। अब ये पॉइंट्स हमारे होते हैं क्लियर। आर फाइंड करना है तो वो तरीकाकार भी ठीक है कि इसका मॉडुलस ले लें, इसका मॉडुलस ले लें, आर फाइंड हो जाएगा। इसका आर क्या है? Z1 का आर क्या है? चलिए ये भी साथ ही कर लेते हैं, डायरेक्ट ही देखते हैं। रियल 1 है, इमेजिनरी 1 है, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर, ये 2 आ जाएगा। और इसके बाद इसका आर क्या होगा? R2 हमारे पास क्या होगा? मॉडुलस ऑफ Z2 इक्वल 1 √3 का स्क्वायर 3, तो √4 किसके इक्वल होता है? 2। चलेंगे, मैंने दोनों चीजें आपको बता दी हैं कि अब इसमें ये भी काम आप कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको θ1 भी समझा दिया है, θ2 भी समझा दिया है। इनके जो आर्गुमेंट ऑफ Z1 Z2 भी मैंने आपको मल्टीप्लीकेशन का भी मेथड समझा दिया है, R1 और R2 भी अब तक समझा दिया, ठीक है। तो इन चीजों कोई भी आ जाए तो आप कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन आपको दे दे, अब मुझे उम्मीद है कि आप कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। अब ये हमने प्रॉपर्टीज को कुछ अंडरस्टैंड किया, अब ये कुछ चाहिए था, चले जितना है उतना रख लेते हैं, जो रेज हो गया चले वो रेज हो गया। अब हम डिवीजन की प्रॉपर्टी करते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 2।
वो कुछ ऐसे होगा स्टूडेंट, आर्गुमेंट ऑफ z1 डिवाइडेड बाय z2। पहले मल्टीप्लाई था ना z1 z2, अब डिवाइड है। जब डिवीजन हो तो फिर ये है आर्गुमेंट ऑफ z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ z2 आएगा। और ये भी एक कॉन्सेप्ट है, ज़हन में बैठा ले कि जो आर्गुमेंट्स के रूल है सेम लॉगरिथम वाले रूल है। जब आपको पता है कि दो नंबर मल्टीप्लाई होते हैं हम प्लस लगाते हैं, डिवाइड हो तो माइनस लगाते हैं, अब डिवाइड है तो माइनस लगाते हैं, सेम वही है, पावर रूल भी इधर भी वही है। ठीक है, अब देखिएगा ये हो गया। अब चीज यही है, पीछे आपको पता ही है। अब मैं कहता हूं कि आपने आर्गुमेंट ऑफ, यही कॉम्प्लेक्स नंबर की वैल्यू हम यूज करते हैं, वही एग्जांपल यूज करते हैं। z1 और z2 के आर्गुमेंट बताओ। अगर आपके पास, चले मैं z1 लिखता हूं, पहले वाला 1 प्लस आयोटा था, और z2 आपके पास था 1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा। ठीक है, तो एंगल आपने ये लिखा हुआ है, आर्गुमेंट ऑफ z1 45, आर्गुमेंट ऑफ z2 इक्वल 60 है। तो बच्चों इसमें पुट करते हैं आप, आर्गुमेंट ऑफ 60 डिग्री, आर्गुमेंट ऑफ ये 45 डिग्री, और आर्गुमेंट ऑफ z2 60 डिग्री। अगर आप इसको पहले कर लेंगे z1 तो z2 की कॉम्प्लेक्स नंबर को, तो फिर ये भी इधर हो जाएगा, आंसर पॉजिटिव आ जाएगा। तो 45 में से 60 माइनस कर दें तो आई थिंक नेगेटिव 15 डिग्री। क्लियर दैट? चलें स्टूडेंट, ये हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर 2 है। जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर के आर्गुमेंट को डिवाइड करते हैं तो ये रिजल्ट आता है। ठीक है, अब इसके बाद अब इसकी जरूरत है, जहां तक इसकी जरूरत थी मैंने आपको समझा दी है। अब इसके बाद हम समझते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी प्रॉपर्टी है। अब आप सोचें कि जब एक मॉडुलस, एक कॉम्प्लेक्स नंबर, उसके मॉडुलस का आर्गुमेंट क्या होगा? नेगेटिव आर्गुमेंट ऑफ z। अब मैं इतनी देर में जरा कुछ देर के लिए खामोश होता हूं कि ये आप सोचें कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसके मॉडुलस का आर्गुमेंट नेगेटिव आर्गुमेंट ऑफ z क्या है? शायद आपको ना पता हो, तो मैं बताता हूं। ठीक है, अब ये मेरा रुकने का मतलब ये था कि तवज्जो, कि अब आप गौर करें। बच्चों ये देखिएगा, आपको ये पता है कि एक जो z है, ये z है, ठीक है, जिसपे आप कह सकते हैं x, y, या इसको x प्लस आयोटा y कहते हैं। इस पे हमारा एंगल जो है वो थीटा है। अब इसका z का कॉन्जुगेट लें, तो कॉन्जुगेट लेने की सूरत में प्रीवियस लेक्चर में ये आपने बातें सीखी हुई है ना, कि ये हमारे पास जब कॉन्जुगेट लेते हैं तो ये हमारे पास रिफ्लेक्ट होता है, इस z का ये रिफ्लेक्शन होता है। तो इस वक्त हमारे पास प्रीवियस लेक्चर में ये बात हो चुकी है कि नेगेटिव थीटा एंगल होता है। नेगेटिव थीटा कह लेंगे, नेगेटिव फाई कह लें। ठीक है, अब देखिए, अब मान ले कि आपके पास आर्गुमेंट ऑफ z, ये z कॉन्जुगेट है, इसका एंगल है नेगेटिव थीटा, और पॉजिटिव z का आर्गुमेंट ऑफ z का जो आर्गुमेंट है वो थीटा है। अब देखिए दोनों पॉइंट लिखे, आर्गुमेंट ऑफ z, इसका एंगल थीटा है। आर्गुमेंट ऑफ कॉन्जुगेट का देखिएगा, आर्गुमेंट ऑफ z कॉन्जुगेट, इसका आर्गुमेंट क्या है? z कॉन्जुगेट का आर्गुमेंट क्या होता है? नेगेटिव थीटा। तो गौर करें कि ये नेगेटिव और थीटा किसके इक्वल है? आर्गुमेंट ऑफ z। तो आर्गुमेंट ऑफ z या z पुट करते हैं। इस तरह ये कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। ठीक है, ये दो प्रॉपर्टीज कंप्लीट। अब आगे प्रॉपर्टी नंबर 3। अब देखिएगा, आर्गुमेंट ऑफ z की पावर n हो, लॉगरिथम की ही तरह n शुरू पे लिखते हैं, आर्गुमेंट ऑफ z। ठीक है, इस तरह लिखते हैं। अब सपोज है कि इसकी भी कोई एग्जांपल मैं डायरेक्टली आपको दे देता हूं कि मैं कहता हूं कि आर्गुमेंट, आप कहते हैं, कह लें चले थीटा आपके पास अगर हो ना, थीटा की पावर n, तो ये आपको पता है आर्गुमेंट ही है, आर्गुमेंट ऑफ z है, तो इसको आप n आर्गुमेंट ऑफ z भी लिख सकते हैं। ये ठीक है, मीन के आपके पास थीटा जो भी है, पावर अगर 2 है तो 2 को थीटा से मल्टीप्लाई कर दे, आर्गुमेंट ऑफ z थीटा है, तो n कोई नंबर हो सकता है 2 3 4, तो आप आर्गुमेंट ऑफ z की जगह पे थीटा पुट करें, n की जगह पे सपोज है मैं 2 ले लेता हूं तो 2 थीटा। अगर आर्गुमेंट की पावर 3 है तो 3 थीटा आ जाएगा। इस तरह का ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो ये इतना कोई बात नहीं, मुश्किल वाली बात नहीं। आर्गुमेंट ऑफ z फाइंड करो और n मीन पावर 2 3 जो भी होगी उसको मल्टीप्लाई कर दे। ये सिंपल, ये जस्ट ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो ये भी आपकी बात कंप्लीट।
आगे प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 4 में कुछ हम ऐसे समझते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो बस एक इसके बाद एक और प्रॉपर्टी का तो लेक्चर खत्म है, ठीक है, ज्यादा लेंथ ही नहीं था ये। आर्गुमेंट ऑफ z इक्वल 0 या आपके पास पाई। आर्गुमेंट ऑफ z 0 या पाई का आ सकता है, ये देखना बच्चों। मैंने कहा है कि आर्गुमेंट ऑफ z 0 या पाई, दोनों में से ये आर्गुमेंट ऑफ z 0 का आंसर आ सकता है आर्गुमेंट का, या पाई का आ सकता है। ऐसे समझ ले कि थीटा 0 कब होता है या पाई कब होता है, ये बात आपको बताने लगा। देन z इज प्योरली रियल पार्ट, तो ये बात समझते हैं। ये जब कॉम्प्लेक्स नंबर का आज से 5वां या 6ठा बैक चले जाए लेक्चर जब होगा, पहला लेक्चर जब था तो उस पे ये हमने बात डिटेल से की थी, मैं फिर रिवाइज कर देता हूँ। ये एमसीक्यूज आता है, प्योरली रियल पार्ट क्या होता है, प्योरली इमेजिनरी पार्ट क्या होता है। इससे अगली इमेजिनरी पार्ट की बात होगी ना, मैं दोनों इसी पे बात आता हूँ। ये बच्चों समझ लेकर 2 + 3 आयोटा मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म है। अब ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है 3, ठीक है। अब अगर तो आप ये इमेजिनरी पार्ट जो है ना इसको खत्म कर दें, मीन के इसको रेज कर दें, इधर 0 आयोटा हो। अब इसको मैं सिंपल लिखता हूं, ठीक है। जब आपके पास इमेजिनरी पार्ट 0 होगा तो आने वाला रियल पार्ट प्योर रियल पार्ट कहलाएगा। क्लियर, ये प्योर रियल पार्ट। अब हम प्योर इमेजिनरी पार्ट की बात करते हैं, फिर वही मैं फॉर्म लिखता हूं 2 + 3 आयोटा। अब ये रियल पार्ट उसी ही तरह, अब ये खत्म हो जाए, इसकी जगह पे अगर 0 आ जाए, कॉम्प्लेक्स फॉर्म आई। अब ये आने वाला इमेजिनरी पार्ट प्योर इमेजिनरी पार्ट होगा, प्योर इमेजिनरी पार्ट होगा। ये बात आपने याद रखी, ठीक है। अब देखें, इसका सीन कुछ ये होगा, इसकी फिगर कुछ इस तरह बनेगी। और चलें इधर ऊपर ले, इसकी फिगर कुछ इस तरह बनती है। तो जब प्योर रियल पार्ट होता है तो वो रियल एक्सिस के ऊपर रिप्रेजेंट करता है। अब मैं सपोज कर लेंगे, आप आर्गुमेंट ऑफ z फाइंड करना ना आपने, तो जब 0 हो या पाई हो, अब z सपोज कर लें कि +-2 है, +2 भी है या -2, दो कोई प्लस ले ले, 2 या -2। अगर +2 है तो ये है, अगर -2 है तो ये है। अगर +2 है तो आपका आर्गुमेंट 0 होगा, अगर आपका -2 है तो आर्गुमेंट इसी तरह ये जब इधर आएगा तो आर्गुमेंट आपके पास पाई होगा। सिंपल ये, ठीक है। अब इसको हम करते हैं रेज। अब बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 5 की, आर्गुमेंट ऑफ, सिंपल इसी तरह ही है, π/2 या -π/2, ठीक है। आर्गुमेंट ऑफ z π/2 या -π/2 कब होता है, देन यही स्टेटमेंट, बस इमेजिनरी पार्ट का चेंज होगा। इस तरह लिखने सारा इमेजिनरी पार्ट। साथ कॉन्सेप्ट भी दे रहा हूं, जस्ट आपने ये तो लाजमी याद रखें, यहां से लेकर बात लाजमी याद रखें, यहां तक लाजमी याद रखें। अब देखें, इस वक्त बच्चों ये हो सकता है कि अब इधर आयोटा लगा दें। अब मैं ये कह सकता हूं, अब आपके पास ये इमेजिनरी एक्सिस होता है ना, जितने भी इमेजिनरी एक्सिस आयोटा वाले नंबर होते हैं इधर रिप्रेजेंट करते हैं, इधर आप हमेशा रियल एक्सिस पे रियल नंबर रिप्रेजेंट करते हैं। 2 + 0 आयोटा भी लिख सकते हैं, ये प्योर रियल पार्ट बन गया, ठीक है। इसको आप 2 आयोटा को आप 0 + 2 आयोटा भी लिख सकते हैं, ये प्योर इमेजिनरी पार्ट बन गया, ठीक है। और इधर समझ लिया आपके पास 0 - 2 आयोटा। तो इधर गौर करें स्टूडेंट, इधर π/2 होता है और इधर -π/2 होता है। तो ये पॉइंट करिए, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप इन बातों को अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। तो बच्चों यहां तक हमारा आर्गुमेंट तक, प्रॉपर्टीज तक लेक्चर आर्गुमेंट कंप्लीट है। अगला लेक्चर इंशाल्लाह बहुत ही अच्छे तरीके से हम समझेंगे डी मोविरे थ्योरम का प्रूफ, ठीक है। डी मोविरे थ्योरम प्रूफ के साथ हम करेंगे और उसके की पॉइंट्स क्या होंगे वो हम सीखेंगे। उसको हम डायरेक्ट या ट्रिक के साथ कैसे याद रखना है और ट्रिकी मेथड उसके ऊपर कैसे अप्लाई कर सकते हैं वो सीखेंगे। तब तक इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।